नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरमनी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोग देख रहे हैं जीएस पोर्शन में। जीएस में आपको पता है हमारे 40 नंबर की जीएस आनी यूपीएसआई में, जिसमें कि मेजर रोल प्ले करने वाले हैं मूल विधि, संविधान और बाकी कंबाइन आने वाला सारा जीएस, जिसमें हो कि आपकी हिस्ट्री फिर हो गई, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गई, एनवायरमेंट भी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, सब कुछ आ रहा है जीएस में सब मिला के। लेकिन मूल विधि और संविधान मेजर रोल प्ले करने वाले। आप अगर पिछले हमारी क्लासेस फॉलो करते आ रहे हैं तो देख रहे होंगे कि कितने ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं और मूल विधि से तो पूछे जा ही रहे हैं। यानी करीब करीब मान के चलिए 40 में से 20 क्वेश्चन से ज्यादा तो मूल विधि और संविधान यहाँ पर आ रही है, और जो कॉमन है वो जीएस में आ रही है। आज हम लोग देखने वाले हैं 15 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1। इसके पहले हम लोग 12, 13 और 14 की तीन शिफ्ट दे चुके हैं। कितनी शिफ्ट? तीन शिफ्ट दे चुके हैं, यानी कि 9 सेट हम लोग देख चुके हैं। 9 सेट यानी 9 गुणे 40 यानी कि 360 क्वेश्चन तो हम लोग ने क्वेश्चन वाइज देखे हैं। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराते हैं, हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 3 4 यानी कि ऑन एवरेज मान लिया जाए तो हम लोग 1000 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछले करीब 15 से 20 दिनों में, जब से हम ये सीरीज चालू की है। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं आपके लिए। ठीक है, और यहां से भी देख सकते हैं, ऐसा कोई टॉपिक वाइज नहीं है। आज से आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, पूरा देखिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप 1-2 मिनट में वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरा देखिए। हम आपके लिए बता रहे जो आप टाइम देने जा रहे हैं, जो 20-25 मिनट का, ये आपके लिए बहुत वर्थफुल होने वाला है। आप कहेंगे नहीं, ये आपका टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुआ है, और ये आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, न केवल यूपीएसआई बल्कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन। पार्ट 1 है, तो पहले क्वेश्चन से देखिए 40 तक तो आती है आपकी हिंदी, 40 के बाद 41वां क्वेश्चन होता है जीएस, 41 से 80 तक। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, ज्योग्राफी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? किस राज्य से होकर नहीं बहती, देखिए बताया, पूछा गया है। देखिए गंगा नदी निकलती कहां से, एक तरफ से बात कर लेते हैं बिल्कुल शुरू से। तो गंगा नदी शुरू होती है हमारी उत्तराखंड से, यूके लिख देते हैं शॉर्टकट में। उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में भी कहां से निकलती है? अगर बात कर ली जाए कि इसका उद्गम कहां से होता है, क्या चीज हमने पूछा है, इसका उद्गम कहां से होता है, तो आप बोलोगे कहां से? गोमुख से। कहां से? गोमुख से। और इसको क्या, जैसे आप लोग पता है गंगोत्री यमुनोत्री, आप लोग अगर जाते हैं 4 धाम है अपने, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो क्या बोला जाता है? गंगोत्री। ठीक है, तो यहां से इसका उद्गम होता है। और जो उद्गम होता है, जो उस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। यहां से तो इसका उद्गम होता है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कहां से उद्गम हो रहा है, तो स्टार्टिंग क्या है? भागीरथी। आगे चलते हैं धीरे धीरे, जब गंगा आगे बढ़ती है तो एक तरफ से इस तरह आती है भागीरथी, दूसरी तरफ से आती है अलकनंदा। क्या इधर से कौन सी आई? भागीरथी, और इधर से आती है अलकनंदा, और ये दोनों मिलते हैं कहां पर आके? देवप्रयाग में। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये क्या है? देवप्रयाग। इस जगह पर हम जा चुके हैं। अगर कभी अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पर फोटो लगा देंगे देवप्रयाग की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरफ से आ रही भागीरथी, एक तरफ से आ रही अलकनंदा, और इसके आगे नाम पड़ जाता है गंगा। जब 2 नदियां मिल जाती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो अगर आपसे पूछ ले, आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उद्गम पूछा गया, तो आप क्या लगाएंगे? गोमुख से, गंगोत्री से, भागीरथी से। लेकिन अगर पूछा गया कि ये मिलन कहां पर होता है भागीरथी और अलकनंदा का, तो क्या बोलेंगे? देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग से गंगा बनती है। अब देवप्रयाग से गंगा बन गई, ये भी उत्तराखंड में। अब ये उत्तराखंड से होते हुए कहां पहुंचती है? यूपी पहुंचती है। यूपी में आपके फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, ये सब होते हुए आगे निकलती है। यूपी से निकलती कहां पहुंच जाएगी? बिहार पहुंच जाएगी। बिहार से आगे अगर बढ़ते हैं तो ये देखेंगे फरक्का के पास पहुंचती है, वेस्ट बंगाल में एंट्री ले लेती है। फरक्का में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से होती है फिर आगे पहुंच जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पहुंच जाती है यहाँ से भारत तक। ये पूरा भारत का सफर था इसका, उत्तराखंड से लेकर यहाँ तक वेस्ट बंगाल से। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बता दें, बांग्लादेश में अगर पहुंच जाने के बाद, गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है बांग्लादेश में। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, उत्तराखंड से निकली, यूपी गई, फिर बिहार गई, पश्चिम बंगाल गई, लेकिन अरुणाचल प्रदेश कहाँ पहुंच जाएगी? अरुणाचल प्रदेश का अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो ये बिल्कुल लास्ट नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ये तो यहीं पश्चिम बंगाल से एंट्री लेके इस तरह निकल लेती गंगा, तो पद्मा होते हुए फिर आगे यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बांग्लादेश होते हुए।
तो ये आगे नहीं जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है। और ये सारे जो हमने बताया, आप ये सारे स्टेट याद रखिएगा, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देवप्रयाग नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? चंडीगढ़, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ किसकी राजधानी? चंडीगढ़ राजधानी आपके पंजाब की भी राजधानी है और आपके हरियाणा की भी राजधानी है, दो स्टेट की राजधानी है। और तीसरी एक चीज और बता दे, चंडीगढ़ खुद में केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। अब आप हो जाएंगे, आप तो पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे कि चंडीगढ़ में प्रशासक यानी कि कौन शासन कर रहा होगा। ये क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो बताइए, तो अगर यूटी है तो यहां पर कौन होगा? राज्यपाल, उपराज्यपाल होंगे। बनी बात है, यूटी का मतलब क्या होता है, उपराज्यपाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल नहीं है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो प्रशासक के रूप में काम करते हैं वो है पंजाब के राज्यपाल। कौन है? पंजाब के राज्यपाल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से खोज कर लाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे तो यूटी है, आप लगा सकते हैं उपराज्यपाल, यहाँ पर उपराज्यपाल का ऑप्शन ही नहीं है। अगर यहाँ पर एक उपराज्यपाल का ऑप्शन दे देता तो शायद और गलत हो जाता। बट पंजाब के जो राज्यपाल है, आपको बता दें, वही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। और नियुक्त कौन करता है उसको? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, राज्यपाल की नियुक्ति और जो उनको हटाना की प्रक्रिया, कहां पर लगाना, ये सारी प्रक्रिया कौन देखते हैं? राष्ट्रपति देखते हैं। और ये अपने प्रसाद पर्यंत करते हैं। इसका मतलब आपको हमने कई बार बता चुके हैं, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करते हैं और उनका पद समापन भी होता है, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 1953 और 67 के मध्य किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम लेने तथा बड़े जमींदारों की निजी भूमि पर कब्जा करने, जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे, तथा उस भूमि पर खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया? आपको बता दें 1953-1967 के करीब एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन चला। उसमें क्या कहा गया कि जो छोटे किसान है वो थोड़ा रिस्क लें, आगे बढ़कर आए, रिस्क लें और बड़े जमींदारों की जमीन पर कब्जा कर लें। और उन पर खासकर जो कि जमीन में खेती करते नहीं, जमीन तो खाली पड़ी है, बस उन्होंने अपने नाम कब्जा कर रखी है, जमीन खूब सारी जमीन कब्जा कर रखी है, उस पर कब्जा कर ले और खेती करना शुरू करे, अपने नाम खेती, आपके नाम खेती करे, इस तरह का, मतलब जबरदस्ती करे। तो देखिए भूदान आंदोलन बहुत अलग था। हमने आपको बताया था 1951 में भूदान आंदोलन शुरू हुआ था तेलंगाना के गांव में, और विनोबा भावे शुरू किया था। देखा था गरीब लोग थे और उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जमींदारों से कि कुछ कुछ जमीन दी जाए, तो उन्होंने दान दी थी। क्या की थी? दान। नाम वहीं से पड़ा, भूदान। तो यहाँ कब्जा करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी भूदान को ऐसे रिलेट मत कर दीजिएगा, नाम ही बता रहा है भूदान। हमने पूरा एक्सप्लेन किया था भूदान आंदोलन आपको। इस जो आंदोलन है इसका नाम था पारदी। क्या नाम है? पारदी। ये भी आपको बता दें, ये भी जगह का नाम है, ये जगह का नाम है। ये गुजरात में एक इलाका है, तालुका का नाम है एक्चुअली ये, ठीक है। गुजरात का एक तालुका था पादरी, ठीक है। और पादरी में हो क्या रहा था आपको बता दें कि 3/4 जमीन, यानी कि 75% उस तालुका की जो जमीन थी वो गांव के 100 जमींदारों के पास थी, 100 ताकतवर या बड़े जमींदारों के पास थी। बाकी पूरे गांव के पास बची हुई 25% जमीन थी और ये लोग तो बस कब्जा करके बैठे थे। इसमें ना खेती होती थी ना कुछ होता था। तो इसके लिए एक सत्याग्रह चलाया गया, एक आंदोलन बड़े लेवल पर चला कि भाई जो ये 100 जमींदार है ना, ये कब्जा करके बैठे हैं ये बहुत बड़ी जमीन पर, इनकी जमीन पर अब आप लोग कब्जा करिए और खेती करना शुरू करिए, खेती भी उपजाऊ होगी और इन पर से कब्जा भी छूटेगा। तो इसका क्या नाम था इस आंदोलन का? पारदी आंदोलन। कहां पर हुआ था? गुजरात के साउथ पोर्शन में हुआ था, ठीक है। कहां? साउथ यानी कि दक्षिण गुजरात में एक तालुका पड़ता है पारदी, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से। आपको बता दें आपकी जो छोटी आंत होती है वो क्या करती है? पोषक चीजों, जो आप खाना खाते हैं तो छोटी आंत का एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। ये उंगली जैसे होती है, अभी हम आपको फोटो दिखाते हैं इसकी, आपको क्या बेहतरीन चीज आपने देख ली। तो ये उंगली जैसा इसका शेप होता है अंदर, जब पेट के अंदर, और एक नहीं होती है, लाखों की संख्या में होती है, लाखों की संख्या में जो होती है, जी हाँ ये लाखों। और उसका क्या काम होता है? जो आप पोषक तत्व खाते हैं उसका ये मेन तत्व खींच लेती है, मतलब जो तत्व होते हैं वो सारे खींच लेती है
और पूरे बॉडी में पहुंचाती है। ये इसका काम होता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके शरीर में। कौन? विली। छोटी आंत के का एक पार्ट है विली। क्या करती है ये? देखिए इसकी फोटो देखिए, ये होता है, इस तरह होती है। देखिए देखने में कैसी लग रही है? बिल्कुल उंगली जैसी लग रही ना, और ये लाखों की गिनती में होती है अपने शरीर के अंदर। और ये करती क्या है? हमने बताया ना, पोषक तत्वों को सोख लेती है। मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके खाने से, जो भी जा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसके जो पोषक तत्व है वो सोख लेती है और उसके पूरे शरीर में सप्लाई करती है, पूरे शरीर को प्रोवाइड करती है पोषक तत्वों को, जो जो जहां पर जरूरत है। तो इनको क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और देखने में कितनी प्यारी लग रही विली। बहुत जूम पोर्शन है ये, बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है, तब जाके ये ऐसा दिखेगा, ऐसे आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जी हाँ, आपको पता है चक्रवात अलग अलग भाग में दुनिया के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन नाम से जाना जाता है? अच्छा बताइए, भारत में जो चक्रवात आते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या आप बता सकते हैं? जो भारत में बहुत ही इजी नाम है, आप लोग हमेशा बात करते रहते हैं साइक्लोन आने वाला है, ये साइक्लोन आया, वो साइक्लोन आया। तो अपनी तरफ जो आता है चक्रवात उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। लेकिन पूछा गया हरिकेन किधर तरफ के पार्ट को बोलते हैं। देखिए एक बार दोबारा बना देते हैं। ये हो गया भारत, यानी कि अगर बात कर लिया तो ये हो गया एशिया का पोर्शन। एशिया के बाद आपको पता है ये यूरोप और अफ्रीका का पोर्शन आता है, और इसके बाद एक और महासागर है अटलांटिक महासागर जिसको बोलते हैं, और उसके इधर अगर बात कर ली जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आ जाता है। तो ये जो बीच का एरिया है ना अमेरिका और ये जो इधर अफ्रीका के बीच की जो ये पानी, इसको क्या बोलते हैं? अटलांटिक है। ऊपर का हो गया नॉर्थ अटलांटिक, नीचे हो गया साउथ अटलांटिक। तो यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनको बोला जाता है हरिकेन। क्या बोला जाता है? हरिकेन। और आपको बता दें ये दुनिया भर के चक्रवातों में सबसे ज्यादा विशाल चक्रवात होते हैं हरिकेन। यानी अगर पूछ लिया जाए जो दुनिया भर के चक्रवात आते हैं, यहाँ पर अगर सारे चक्रवात के नाम लिख दिए जाते हैं, किसी का चक्रवात को बोलते हैं हरिकेन बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है, और अलग अलग जगह अलग अलग नाम पुकारा जाता है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से होते हैं? इनमें हरिकेन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नवंबर 2017 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहली बात तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, उस समय का तो ये भूल जाइए आपकी उस समय कौन थे। आपको आंसर बता देते दीपक गुप्ता साहब, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है यूपीएससी के बारे में हमें क्या क्या जानना है, एग्जाम में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और आज यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो यही शुरुआत करते हैं, यूपीएससी के आज अध्यक्ष कौन है। तो आपको बता दें विनोद कुमार जोशी जी हैं। क्या नाम है? विनोद कुमार जोशी। नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। विनोद कुमार जोशी जी हैं, 2021 में, ये भी अभी बने, 2021 के अध्यक्ष हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के। अब बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो आपको बता दें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र हमारे संविधान के 315 से लेकर 323 तक में किया गया है, जहां पर बताया गया है संघ की जो भी परीक्षाएं होंगी, यूनियन की जो भी परीक्षाएं होंगी, वो यूपीएससी कंडक्ट कराएगा सारी परीक्षाओं के बाद। तो ये यहाँ पर जिक्र किया गया कैसे कैसे कंडक्ट होगी, कौन पावर में रहेगा, इसका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा यूपीएससी की बात हो गई है, तो क्या आप अभी हमने आपको एक दो क्लास पहले बताया था ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, इसका जिक्र किस आर्टिकल में है? हमने आपको एक क्लास पहले ही बताया था। इसका जिक्र है देखिए आर्टिकल नंबर 312 में, जहां पर हमने बताया था भारत में 3 तरह की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और तीसरा क्या है? आईएफएस। ये तीनों क्या होती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। 312 में इसका जिक्र है, और उसी के जस्ट आगे बताया गया इन परीक्षाओं का कैसे कैसे इन परीक्षाओं को कराया जाएगा। न केवल इनका बल्कि जो भी यूपीएससी जो भी संघ के अंतर्गत पेपर होते हैं उन सभी का आयोजन कैसे किया जाएगा, ये यूपीएससी आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक में डिस्कस किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सारे पॉइंट जो हम बताया करते हैं ना, ये आप नोट करते रहिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके यूपीएससी में। इस बार हम कोई भी पॉइंट छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, डीप लेवल पे पूरा इसीलिए ले जा रहे हैं, एक एक आर्टिकल पर ध्यान दे रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जैसे हमको याद हुआ है, हमको कैसे याद हुआ है, एक ही राज है, बस आप लिखते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जैसे जैसे आप बस हमारे साथ रिवीजन करिए, हमने पहले भी कहा है मेरा लेक्चर बस आप मन से देखिए, पूरा फोकस होकर पेन और नोट्स लेकर और रफली लिखते रहिए। और रफली लिखते, जैसे हम नहीं लिखते रहते बिल्कुल गोल गोल सर्कल कराते हुए, बस ऐसे लिखते रहिए। आपको बाद में रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं क्लास के बाद, बस आप जो ये 25-30 मिनट हमको दे रहे हैं वो पूरे मन से दीजिए, बस इतना रिक्वेस्ट है आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अधिकतम अवधि जब तक कि कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने महीनों की वो अवधि है
जैसे कि आपको पता है लोकसभा या राज्यसभा की बात कर ली जाए, लोकसभा में तो ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा में होता है कि कई बार हम चयन कर लेते हैं राज्यसभा में किसी का और या मंत्री बना देते हैं किसी को। आपने देखा अभी रेलवे मंत्री बनाए गए नए नए, किसी को मान लीजिए हमने मंत्री बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। तो और वो भाई सीट जीतता तो है, लोकसभा जीत के आया नहीं है, ना ही अभी राज्यसभा का सदस्य, तो कितने महीने के अंदर उसको किसी न किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, कितने महीने के अंदर मिनिमम, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसका हमने बहुत बार आपको इसका जिक्र भी किया है। आपको बता दें मंत्रिपरिषद, मंत्री की बात हो रही है ना, केंद्रीय मंत्रियों की बात हो रही है, तो मंत्रिपरिषद है इसका मतलब। मंत्रिपरिषद का जिक्र कहां पर हुआ है अपने संविधान के 74 नंबर आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 74 में हुआ है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी और ये हेड कौन होंगे इनके, प्रधानमंत्री जी होंगे। और इन सब की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी, और प्रधानमंत्री की सलाह का पर, पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। ये दोनों बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, इस बात में बड़ा जोर दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कहां लिखा है, आर्टिकल नंबर 74 पर लिखा है। और वहीं 75 पर लिखा गया है, जो प्रधानमंत्री ने बोला है मंत्रिपरिषद में जिन लोगों को आप मंत्री बनाइए राष्ट्रपति को, अगर उसमें से कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो आर्टिकल नंबर 75 में लिखा है कि उस मंत्री को हर हालत में 6 महीने के अंतर्गत किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, और अगर 6 महीने हो जाते हैं तो उसे अपने पद से त्याग देना पड़ जाएगा, हर हालत में इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि वो मंत्री बना रह सकता है, अपने पद पर बना रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य हुए, कब तक, 6 महीने तक। ये तो हो गया इस मंत्री वाले क्वेश्चन की बात, और सारी मंत्री परिषद आर्टिकल 74, 75 सब कुछ। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर और जिक्र करना चाहते हैं हम, नया क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि भारत का वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो किसी भी सदन में पेश नहीं हुआ, प्रधानमंत्री था और सदन में कभी पेश ही नहीं हुआ। ये आपसे क्वेश्चन, ना तो लोकसभा में कभी पेश हुआ, ना ही कभी राज्यसभा में आया। आपको बता दे यहां पर फिर से एक क्वेश्चन, यहां पर एक चीज है, कोई, ये तो मंत्री की बात हो गई, अब आपको बता दे कोई भी संसद हो, कौन, कोई भी संसद हो, कोई भी एमपी, उसको ज्यादा से ज्यादा वो 6 महीने तक अब्सेंट रह सकता है लोकसभा या राज्यसभा। 6 महीने के अंदर कम से कम एक बार उसको लोकसभा से राज्यसभा में आना ही पड़ेगा, किसी एक सदन में जहां का भी वो संसद है आना पड़ेगा हर हालत में। तो अगर प्रधानमंत्री है वो भी संसद का सदस्य होता है, सांसद का सदस्य होता है, तो वो, लेकिन ऐसा कब हुआ, कौन प्रधानमंत्री थे कि उनको कभी आना ही नहीं पड़ा संसद में? तो इसका आंसर ये है चौधरी चरण सिंह जी। कौन है? चौधरी चरण सिंह जी। ये अपने यूपी के मुख्यमंत्री भी थे। ये बने थे आपके 1979 में मुख्यमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, और ये मात्र 5 महीने के लिए बने थे। आपको पता है 1979 ये आपातकाल के बाद का समय था, अनस्टेबलाइज्ड सिचुएशंस चल रही थी, गवर्नमेंट पूरी अनस्टेबल थी। इंदिरा गांधी जी ने पहले तो समर्थन दिया चौधरी चरण सिंह जी को, और जिस दिन इनको अपना विश्वास मत पारित करना था उसके जस्ट एक दिन पहले 19 अगस्त को, देखिए राष्ट्रपति ने बोला था कि आप 20 अगस्त को अपना विश्वास मत पारित करिए चौधरी चरण सिंह जी से, और 19 अगस्त की रात को इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन खींच लिया चौधरी चरण सिंह जी से। तो चौधरी चरण सिंह जी ने ऑटोमेटिक इस्तीफा दे दिया, खुद बोल दिया कि हम विश्वास मत पारित नहीं करेंगे, और इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री के पद से। 5 महीने के अंदर इस्तीफा दे दिया, और वो किसी भी सदन पर कभी उपस्थित ही नहीं हुए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ चुका है। ऐसे कौन से भारत देश के प्रधानमंत्री थे जो बिना किसी भी सदन पर पेश हुए जिन्होंने इस्तीफा दिया? ठीक है, अपने कार्य पर, अपने पद पर कार्य किया, और ये पूरा हमने डिटेल में बता दिया कब कब कितने महीने के लिए कार्य किया। ये सब चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा तो आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जिसके तहत यह दावा किया जाता है कि ऑफर पर कोई पुरस्कार है, और जब पीड़ित व्यक्ति विज्ञापन वाले साइट पर क्लिक करता है तो सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है। देखिए आप लोग देखते होंगे लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर कई बार ऐसे ऐड आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको ऑफर मिल रहा है, और आप ललचा कर उसको क्लिक करते हैं, उस साइट में एंट्री लेते हैं, और जब एंट्री लेते हैं तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाते हैं, आपका सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, ये चीज यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए हालांकि दो चीज सेम है, इसका आंसर होगा बेटिंग। इस चीज को बेटिंग बोला जाता है। और सेम ही सेम एक चीज होती है फिशिंग। फिशिंग से तो आप नाम से समझ रहे हैं, फिशिंग, आपको फंसाया जा रहा है। जैसे मछली को जाल नहीं डाला जाता, फिशिंग उसी का मतलब है, जाल डाला जा रहा है आपको। तो फिशिंग वगैरह मोस्टली यूज किया जाता है आपके फेसबुक वगैरह को हैक करने के लिए,
इसमें क्या होता है, एक फेक पेज बना दिया जाता है। बस फिशिंग और बेटिंग में यही अंतर है। बेटिंग में आपको क्या दिया गया, ऑफर दिया गया था, वहां पर लिखा होगा कि आपको बढ़िया बढ़िया ऑफर है, या मान लीजिए आप एक मोबाइल ले लीजिए 2000 का मिल रहा है, 20,000 का मोबाइल आपको 2000 का मिल रहा है, ऐसा ऐसा होगा। फिर आप उसके अंदर घुस जाएंगे और फिर आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा, हो सकता है हैक भी हो जाए। फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में होता है कि एक सेम डुप्लीकेट पेज बना दिया जाएगा, सेम टू सेम। आपको लगेगा यही तो फेसबुक है, बिल्कुल सेम टू सेम पेज आज बना दिया जाएगा और आप उसमें एंटर करेंगे, आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और वो आईडी पासवर्ड हैक हो चुका होगा, क्योंकि वो ओरिजिनल पेज नहीं था। आपको लग रहा था वो ओरिजिनल है, बट वो ओरिजिनल पेज नहीं था। आपने आईडी पासवर्ड वहां पर डाला, आपका आईडी पासवर्ड चला गया हैकर के पास, अब वो उसको लॉगिन कर सकता है ओरिजिनल फेसबुक से। तो इस तरह फेसबुक हैक किया जाता है। एकमात्र वे है फेसबुक को हैक करने का। लोग बोला बहुत करते हैं कि फेसबुक हम हैक कर लेंगे, बहुत आपने सुने होंगे फेसबुक हैक किया जाता है, आसान है, ऐसा कुछ नहीं, फेसबुक कभी हैक नहीं किया जाता। मात्र एक रास्ता, इसको फिशिंग बोला जाता है, इसको हैकिंग नहीं बोली जाती। देखिए, हैकिंग का मतलब ये है कि आप हैक करके दिखाओ, फिशिंग अलग चीज है। आपने फिशिंग की है, ये हैक नहीं किया है, आपने फिशिंग की है, फिशिंग के जरिए उसका पासवर्ड पता लगाया, इसको हैकिंग नहीं बोलते हैं। हैकिंग और फिशिंग में फर्क होता है, आपको बता दें। हैकिंग मींस आप कोड करिए ना, डिकोड करिए, आप चीजों को कोडिंग करिए, डिकोड करिए चीजों को और तब पासवर्ड पता लगाइए, ठीक है। तो मात्र फिशिंग के जरिए फेसबुक को पासवर्ड वगैरह लीक होते हैं और हैकिंग के जरिए नहीं। और ये जो प्रोसेस था कि आपको कोई ऑफर दिया जा रहा है, ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप ललचा कर एंट्री किए हैं और आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, तो इसको बोलते हैं बेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त की गई सरकार को बहाल किया? क्वेश्चन ये पूछा, आपको पता है आर्टिकल 356 क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी होता है। और स्टेट इमरजेंसी कौन लगाता है? केंद्र सरकार, मतलब कि राष्ट्रपति लगाते हैं। तो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति ने जब, केंद्र सरकार हालांकि यहाँ पर वर्ड यूज कर लिया है, तो राष्ट्रपति ने जब इमरजेंसी लगाई किसी राज्य पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की और बोला कि जो राज्य इस समय केंद्र सरकार द्वारा सरकार वहां पर गवर्न की जा रही है, इसको रद्द किया जाए और उसी राज्य की जो सरकार है उसी को चलने दिया जाए। तो ये क्वेश्चन, ये किस सिलसिला कब हुआ और ऐसा कब हुआ, ठीक है। तो आपको बता दें, ये एक बार हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। एक बार अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ था कि इमरजेंसी लगा दी गई थी और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बर्खास्त कर दिया गया था इमरजेंसी को, और बोला था कि स्टेट रूल लागू किया जाए अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इमरजेंसी की बात की जा रही है, तो इमरजेंसी में आपको जैसे ये तो पता है, चलिए यहाँ पर जिक्र भी कर दिया 356, तो अब तो आपको सब याद हो गया होगा कि 352 होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, 356 होता है स्टेट इमरजेंसी, और 360 क्या होता है? इकोनॉमिक इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको आप बोलते हैं आर्थिक इमरजेंसी। और हाँ, आर्थिक इमरजेंसी आपको बता दें, अभी अभी इकोनॉमिक इमरजेंसी, अभी अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी लग गई है, बहुत बड़ी बात होती है। एक क्वेश्चन आपके लिए और यहीं से बता दें, भारत में आज तक यहाँ पर आर्थिक इमरजेंसी नहीं लगी है, आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी आपको लगा, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। स्टेट इमरजेंसी लगती रहती है, किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति आ जाती, लेकिन आज तक आर्थिक इमरजेंसी भारत में नहीं लगी है। और ये बहुत बुरी बात होती है कि किसी देश में आर्थिक इमरजेंसी लग जाए। इसका मतलब ये है कि आप कंगाल हो चुके हैं, आपके पास पैसे नहीं है, सारे पैसे डूब गए हैं। तो भगवान ना करे भारत की कभी ऐसी स्थिति आए। और लेकिन अभी अभी आपको जस्ट 2-4 दिन पहले की बात बता रहे, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि रिसेंटली अभी अभी किस देश ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की, तो कौन सा देश है? श्रीलंका है। इस बात को याद रखिएगा। हम आपसे क्वेश्चन ये पूछने जा रहे थे, आर्टिकल तो आपको पता है कि ये आर्टिकल पर इमरजेंसी का जिक्र है, आपातकाल का जिक्र है, क्या आप बता सकते हैं इसमें भाग कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है? क्या आप सॉरी, क्या आप बता सकते हैं इसका जिक्र किस पार्ट में किया गया? चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, हम नहीं बता रहे हैं, हालांकि हम बता सकते थे, मन था बता दें, बट ये आपके लिए होमवर्क है कि इमरजेंसी का जिक्र किस पार्ट में किया गया, किस भाग में किया गया। कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो कमेंट जरूर करिएगा। हम आपसे हर लेक्चर में रिक्वेस्ट बस कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे, हम घर बैठकर डंडा लेकर मारेंगे तो नहीं, लेकिन बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सिंसियर है, आप रियली में पेपर निकालना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चंस के आंसर जरूर किया करें। आता है तो अच्छी बात है, तुरंत लिख देंगे 1 सेकंड में, नहीं आता है तो गूगल करिए, रिसर्च करिए। जब आप कोई चीज सर्च करते हैं तो आपके दिमाग में ज्यादा दिनों तक बस जाती है, ठीक है। तो आप हमें आंसर बताइएगा कि इमरजेंसी का जिक्र किस पार्ट में किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वरित न्याय का अधिकार, तुरंत न्याय मिलने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। जीवन के अधिकार, जीवन के अधिकार का जिक्र कहां पर किया गया? आर्टिकल नंबर 21, राइट ऑफ लिविंग। आपको हमने बहुत बार बताया है, फंडामेंटल राइट है हमारा जीवन जीने का अधिकार।
इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया था? त्वरित न्याय, यानी कि आपको इमीडिएट न्याय मिलना चाहिए। ये सार्वजनिक हित में एक पीआईएल दाखिल की गई थी के तहत किसने केस किया था, मतलब कौन सा केस था जिसने दाखिल की थी। होता क्या, कई बार आपको आपके खिलाफ कोई केस हुआ, मान लीजिए किसी लड़की ने किया, आजकल देखते हैं वो थप्पड़ मारा था अभी, और हालांकि उसका प्रूफ था तो लड़के को तो नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए लड़की ने केस कर दिया होता और लड़के की थोड़ी गलती होती है ना होती है, लड़के के पास प्रूफ ना होता कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो लड़के को कहाँ रख देते हैं? हम जेल में रख देते हैं। और कोर्ट का ट्रायल चलता रहता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, बाद में पता चला नहीं भाई कि लड़के की गलती नहीं थी, लड़की ने सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए ऐसा काम किया था, और लड़के से बोला जाता आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब उस बाइज्जत की क्या इज्जत जब वो 4 साल पहले ही जेल काट चुका है, अब कौन इसकी इज्जत करेगा? ठीक है, तो ये सीन हो जाता है। तो यहीं पर बात की गई थी कि आप तो जीवन जीने का अधिकार का हनन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन जीने का अधिकार था, आपने त्वरित न्याय नहीं दिया, गलती किसकी? सुप्रीम कोर्ट की है, जिस कोर्ट में वो केस चल रहा था, गलती किसकी है? ऑब्वियसली उस इंसान की तो गलती थी ही नहीं, आपने इतना दिन लगा दिए 4 साल, कुछ लोग तो 40 साल तक बाद उनको न्याय मिलता है, ऐसा भी कह सकता है। तो त्वरित न्याय का अधिकार हमारा जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर किसके अंतर्गत आता है? ये किस केस के बाद रखा गया? तो आपको बता दें, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का एक केस था, जिसके बाद त्वरित न्याय के अधिकार को जीवन जीने का अधिकार यानी कि आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत रखा गया। नाम याद रखिएगा, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, बहुत ही बेहतरीन नाम है, आपको याद रहेगा, त्वरित न्याय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया? लास्ट क्लास में हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, जब हमने बर्थडे का जिक्र किया था कि हमारा डेट ऑफ बर्थ 1994 है, और अगर हम मान ले कि हम मानवाधिकार लेकर पैदा हुए हैं, तो हमने बताया था आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक थी, और देखिए वो ट्रिक यहाँ काम आ गई, अगले सेट में काम आ गई। पूछ लिया गया मानवाधिकार कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। आपको पता है ना, जब भी कुछ भी ह्यूमन के खिलाफ कुछ होता है तो ह्यूमन राइट काउंसिल वाले खड़े हो जाते हैं कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। और कल ही हमने एक क्वेश्चन का और जिक्र किया था आपसे, वो क्या था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, क्या आपको याद है ये कब आया था? ये आया था 1961 में। देखिए ऐसे ही हम रिवीजन कराते रहेंगे और आपको सब कुछ याद होता रहेगा, हम आपसे वादा करते हैं इसी क्लास में आपको सब कुछ याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर ली जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले रशिया में। कहा? रशिया में, इंग्लिश में लिख देते हैं, रशिया में शुरुआत हुई थी, ताशकंद में शुरुआत हुई थी 1920 में। ठीक है, उसके बाद अगर भारत में बात कर लीजिए, वही जो इंसान थे मानवेंद्र सिंह नाम था इनका, मानवेंद्र ये भारत आते हैं, और भारत में भी स्पेसिफिक बताते हैं आपको, कानपुर आते हैं, यूपी के कानपुर, जहां से बैठकर हम आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। और 1925 में दिसंबर करीब आ गया था, खत्म होने को आ गया था, दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। तो 1925 में गठन हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी, एक नेशनल दल है। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य के क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमने इसका जिक्र भी किया है आपसे कि भारत की जो सीमाएं हैं, राज्य के क्षेत्र की सीमा है, उनका नाम बदलना है या सीमाएं बढ़ानी घटानी है, तो ये किस आर्टिकल में जिक्र है? ठीक है, इसके लिए प्रेसिडेंट से अनुमति भी लेनी पड़ती है, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इसका जिक्र है आर्टिकल नंबर 3 पर, पहले ही हमने बताया। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 क्या डिस्कस करता है? यूनियन एंड इट्स स्टेट। ठीक है, और ये बात करता है। और आप यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा कि आर्टिकल 2 और 3 में कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। तो आपको बता दें आर्टिकल नंबर 2 में बोला गया है कि जो भी हमारे नए राज्य हैं, अगर किसी नए राज्य को भारत में जोड़ना है तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा, किन नियमों के तहत जोड़ा जाएगा, उसका जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 1 बोलता है भारत हमारा कई राज्यों का संघ है, मतलब बहुत सारे राज्यों का संघ है भारत, ये बोला गया। यूनियन ऑफ स्टेट, ये बोला गया आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 2 में बोला गया है कि अगर नए राज्यों को जोड़ना है, मान लीजिए कोई एक राज्य को भारत में शामिल करना है, मान लीजिए बांग्लादेश को भारत में शामिल करना है, यह बांग्लादेश का एक कोई साइड का जिला है, उसको हम भारत में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, राजी हो गए, वो बात किया कैसे राजी हो, वो सब बात की बात है।
हमको नए राज्य की स्थापना करनी है तो कैसे जोड़ा जाएगा, आर्टिकल नंबर 2 में लिखा है। अपने भारत में कोई राज्य है उसका नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन करना है, बड़ा छोटा, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के बात में हुआ, ये सब के आर्टिकल नंबर 3 से होता है। हालांकि आर्टिकल नंबर 3 के जम्मू कश्मीर के मुद्दे की बात बता दें आपको, ये आर्टिकल नंबर 370 के अंतर्गत आता था, तो ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत चेंज नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के शासन द्वारा चेंज हुआ है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 370 पर संसद कुछ नहीं कर सकती थी, आर्टिकल नंबर 3 वहां पर लागू नहीं होगा। लेकिन ऐसा अगर तेलंगाना की बात कर लें, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बात कर लें, तो वहां पर जो 2014 में बंटवारा हुआ वो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुद्दा आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, अभी इसमें हमने नाम ले लिया था। जम्मू कश्मीर का मुद्दा आएगा, आर्टिकल नंबर 370 के अंतर्गत था, उसके लिए बस हमारे राष्ट्रपति का साइन ही जरूरी था, बस कोई संसद में डिस्कशन जरूरी नहीं था। तो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आता है अगर किसी राज्य की क्षेत्र की सीमा या नाम परिवर्तन करना है तो। आगे बात करते हैं 5 और 7 क्या डिस्कस करते हैं, तो आपको बता दें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक भाग 2 आता है, जिसमें नागरिकता की बात की गई है। किसकी बात की गई? सिटीजनशिप की बात की गई है। तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप, यानी 5 और 7 दोनों सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल है हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। करीब आधे घंटे क्लास हो गई है। इस ट्रैफिक प्रतीक का अर्थ क्या है? इस तरह आपने कहीं देखा हो तो उसका अर्थ क्या है? वैसे तो सिंपल है, लेकिन हिंदी बहुत वीआईपी लिखी। हम भी एक बार को डर गए थे कैसे इसका आंसर किया जाए। इंग्लिश में तो फिर भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता। ठीक है, क्या है? रेल बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या? आगे रेल है, तो रेल आने वाली है, सिंपल से ये मतलब हुआ ना। तो एग्जैक्टली इसका, लेकिन एग्जैक्टली क्या मीनिंग है? तो आपको बता दें कि सिर्फ यहाँ पर रेल दिखाई गई है, किसी प्रकार की क्रॉसिंग नहीं दिखाई गई है। तो आगे रेलवे क्रॉसिंग तो है, लेकिन उसमें बैरिकेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, यानी कि रेल आ सकती है, आप सावधान रहो। तो ये यानी कि अनसेफ रूट है, अनसेफ क्रॉसिंग है रेलवे। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में देखिए, आगे आसमान सड़क है, सड़क तो हटाई दीजिए, रेल की बात हो रही है। आगे संरक्षित, संरक्षित मतलब सेफ, यानी कि हम बता दिए अनसेफ की बात हो रही है क्योंकि बैरिकेडिंग नहीं है। पारपथ, पारपथ का मतलब होता है क्रॉसिंग। आगे संरक्षित यानी कि बैरिकेडिंग, अगर यहाँ पर बैरिकेडिंग का कोई सिंबल होता और पता जाता कि नहीं, तब होता कि बैरिकेडिंग है उस क्रॉसिंग में, लेकिन इसका मतलब होगा आगे असंरक्षित पारपथ, असंरक्षित अनसेफ, पारपथ मतलब क्रॉसिंग, यानी कि अनसेफ क्रॉसिंग है जिसमें कि कोई बैरिकेडिंग नहीं है। आगे खराब सड़क है तो ये भी गलत है, खराब सड़क का तो इसमें कोई ऐसा कुछ बना ही नहीं। तो ये सिर्फ रेल दिखाई गई है, इसका मतलब आगे रेल आ सकती है और मतलब कुल की क्रॉसिंग है, लेकिन उसमें कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है। तो आगे असंरक्षित पारपथ है, इसका सही आंसर होगा। हिंदी बहुत ही ज्यादा अलग थी, हम भी चौंक गए थे कि इसका आंसर कैसे निकाला जाए, लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखा तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। जो हमने एक्स्ट्रा आपको समझाया वो सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आप, और जो क्वेश्चन हमने दिया उसका आंसर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम अभी नए हैं, हमारा चैनल नया है, तो सपोर्ट करिए। देखिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सपोर्ट करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हैं, बस ये छोटी सी फीस मानकर, गुरु दक्षिणा मानकर शेयर कर दीजिए, यही आपकी छोटी सी फीस है। तो बस अगर हो सके तो कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।